हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करेंगे सीए इंटर इनकम टैक्स में केस बेस नंबर 19। हमारा अप्रोच रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे केस। ठीक है। तो सर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है। अब सर आपको याद हो कि जब भी हम किसी का स्टेटस निकालते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन का, तो सबसे पहले स्टेप में हम ये चीज चेक करते हैं क्या वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अगर वो रेजिडेंट बनता है तो इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चेक करते हैं कि वो आर ओ आर बनेगा या फिर आर एन ओ आर बनेगा। ठीक है। अब सर जब हम पहले स्टेप में ये चीज चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर रहा है। अगर वो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी कर देगा, एनी कंडीशन, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब सर वो कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर, या फिर उसका प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 60 डेज और मोर, और इससे पहले वाले 4 सालों में मिला के टोटल स्टे होना चाहिए 365 डेज और मोर। तो वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर देगा तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, और अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं करेगा तो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ये है, मिस्टर एक्स वांटेड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ईयर 24-25। ठीक है। ही रिक्वायर्ड असिस्टेंस फॉर विच ही हैज अप्रोच यू। ठीक है। और उसने मुझे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करी। ठीक है। मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, कहाँ पे? इन मुंबई, एंड द सेम वाज रेंटेड आउट फॉर 70,000 पर मंथ। ठीक है। ही क्लेम्स दैट दिस वाज द ओनली इनकम विच ही अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ये कह रहा है बस मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही है पूरे साल में मिला के। हाउएवर, हालांकि जब मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट देखा तो मुझे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है। क्या मिली? कि उसे इनकम टैक्स का रिफंड आया। ठीक है। और जिसमें इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड कितना है? इतना। अब आपको एक चीज पता हो, जितना मुझे इनकम टैक्स का आता है रिफंड, वो पूरा मेरी इनकम नहीं बनता है, क्योंकि मैंने पैसा सरकार को जमा करा, वही मुझे वापसी आ गया। तो रिफंड तो मेरी इनकम नहीं बनती है, बट इसके ऊपर जो मुझे गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है वो मेरी इनकम बनती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना। तो ये पूरा 23,975 मेरी इनकम नहीं बनेगा, सिर्फ 5,775 ही मेरी इनकम बन के चलेगा। ठीक है। इसके अलावा ऑन 15 अगस्त 2024 द बैंक स्टेटमेंट शोज कि हमें 55,000 आया है, जो उसने कहा कि मुझे गिफ्ट आया फ्रॉम हिज ग्रैंड चिल्ड्रन ऑन हिज 60 बर्थडे। तो सबसे एक बात आपको याद हो, हमने गिफ्ट टैक्सेशन पहले भी पढ़ा है, जिसमें मुझे पता है अगर मुझे अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो मेरी इनकम नहीं बनता है, और ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, तो इसलिए ये 55,000 ही मेरी इनकम नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा ऑन फर्दर असेसमेंट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ हैज ट्रेवल्ड टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द ईयर 24-25 टू स्पेंड सम टाइम विद देयर डॉटर। ठीक है। हु इज स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। और मुझे पता चला कि दे लेफ्ट इंडिया, उन्होंने इंडिया कब छोड़ा था? 27 सितंबर, और वापसी कब आई? 30 मार्च। और पिछले 4 सालों में मिला के उनका स्टे कितना है? 320 डेज। अब सर सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या वो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करते हैं या नहीं। अब सर आपको पता है उन्होंने इंडिया कब छोड़ा? 27 को, और वापसी कब आई? 30 मार्च को। मतलब 1 अप्रैल से 27 तक वो इंडिया में थे, तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे, और फिर 30 और 31 को भी इंडिया में थे, तो इन सबको ऐड करो। हम निकालेंगे स्टे इन इंडिया। ये पहले मैंने लिया अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, और फिर 27 सितंबर, क्योंकि 27 तक वो इंडिया में थे। इसके बाद वो इंडिया में वापसी कब आया सर? 30 मार्च को। मतलब फिर 30 और 31, 2 दिन मार्च के इंडिया में थे, ये आ गया मार्च का। इन सबको ऐड करा तो उनका स्टे इंडिया कितना आ गया? 182 डेज आ गया। तो उन्होंने पहली कंडीशन पूरी कर ली, मतलब अब वो रेजिडेंट तो बन गए, क्योंकि उन्होंने दोनों में से कोई एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन पूरी कर ली। ठीक है। अब सर क्योंकि वो अब रेजिडेंट बन चुके हैं, अब मुझे अगले स्टेप में चेक करना है कि वो आर ओ आर है या फिर आर एन ओ आर है। इसके लिए उन्हें ये दोनों कंडीशन पूरी करनी होती है, बोथ, या दोनों कंडीशन पूरी करनी है। क्या? कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 सालों में से किसी 2 साल वो रेजिडेंट बने हो, और पहले वाले 7 सालों में मिला के उनका स्टे 730 डेज और मोर हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन दी है, लास्ट वाली लाइन, कि
इससे पहले, प्रायर टू दैट, तो ये जाने से पहले, ही हैड बीन स्टेइंग ओनली इन इंडिया, वो हमेशा इंडिया में ही रहते थे। इसका मतलब है, एक तो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर 24-25, उससे पहले वाले 4 साल हो गए स्ट्रीम मिला के दे दिया 320 डेज। अगर इससे पहले वाले जो 6 साल हैं वो हमेशा इंडिया में ही रहे हैं, जब वो 6 साल इंडिया में रहे हैं तो सो ऑब्वियस वो इन 6 के 6 साल इंडिया के रेजिडेंट बने होंगे, तो 2 में से 10 साल बनी हो तो कंडीशन पूरी हो गई। और इन 6 सालों का जब स्टे निकालोगे, एक साल में दिन कितने होते हैं 365, तो इंटू 2 ही कर दो, तब भी मिला के 730 डेज वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। इसका सिंपली मतलब है कि दोनों कंडीशन भी पूरी कर लेंगे एडिशन वाली। क्यों? क्योंकि इन 6 साल ये ऑलवेज इंडिया में थे। इसका मतलब ये क्या बनेंगे, बनेंगे ROR। तो इनका स्टेटस क्या आ गया, ROR। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ रहा है, ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, पहले हमने चेक करी बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करो, वो पूरी कर ली। फिर हमने चेक करी कि 2 कंडीशन दोनों पूरी करनी थी, वही पूरी कर ली, तो इनका स्टेटस हो गया ROR। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा, मिस्टर एक्स रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ईयर 25-26, मतलब वही 24-25 हो गया ईयर के लिए हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी, इन सच अ मैनर दैट हिज टैक्स लाइबिलिटी इज मिनिमम। अब आप ध्यान दो, देखो जब भी लाइन लिखी हो कि आप उसका टैक्स निकालो इस तरह की उसकी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम हो। ये बात मैंने पहले भी कई वीडियो में बताई है कि जब भी लाइन लिखी हो, इसका मतलब हमें टैक्स निकालना है पहले तो एज पर न्यू रिजीम, फिर निकालना है एज पर ओल्ड रिजीम, और दोनों को कंपेयर करना है, और जो दोनों में कम आएगा हमारा आंसर होगा जब भी ये लाइन लिखी हो, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी क्या हो, मिनिमम। ठीक है, अब सर टैक्स निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी उनकी टोटल इनकम। और भी सर हमने केस पढ़ते पढ़ते ये चीज पता कर ली थी, क्योंकि सिर्फ 2 इनकम है, एक तो हाउस प्रॉपर्टी से और एक अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट और IT रिफंड। इसके अलावा सर उनकी कोई और इनकम नहीं थी। तो जब मैं उनकी पहले निकालूंगा उनकी टोटल इनकम, अब देखो टोटल इनकम कितनी आएगी। पहले मैंने लिया हाउस प्रॉपर्टी, सर कितना रेंट था 70,000 पर मंथ, इंटू 12 करा, पूरे साल का रेंट आ गया। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो माइनस कर दिया। अब कोई इंटरेस्ट और लोन तो है नहीं, तो एक ही मिलेगी 30% की डिडक्शन, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। इसमें IT रिफंड वाली अमाउंट ऐड करी, ये आ गई उनकी टोटल इनकम। अब देखो ये इनकम एज पर न्यू और ओल्ड सेम ही आएगी, क्योंकि अंतर बेसिकली क्या होता है सर, जब डिडक्शन होती है तब अंतर आता है इनकम एज पर न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, यहाँ तो कोई है नहीं, तो इसलिए न्यू और ओल्ड की जो इनकम है वो सेम आएगी। तो हमने निकाल ली टोटल इनकम। अब पहले हम निकालेंगे टैक्स एज पर ओल्ड रिजीम। अब देखो क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखी थी उनकी एज कितनी थी 60 ईयर और मोर, तो जब उनकी एज 60 ईयर और मोर होती है तो ओल्ड में टैक्स कैसे निकालते हैं सर, तो ओल्ड में पहले तो 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 5 तक 5%, इससे ऊपर जितनी इनकम हो उस पर 20%, ये जोड़ के आ गया टैक्स, इसमें 4% सेस जोड़ा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया ये। अब चलते हैं एज पर न्यू रिजीम। अब न्यू रिजीम में क्या रहता है, टैक्स 0 से लेकर 3 लाख तक कोई नहीं, फिर 3 से 7 से ऊपर लगता है 5, तो ये इस स्लैब में फॉलो करके टैक्स निकाल लिया और हमने निकाल लिया। अब आपको पता हो न्यू रिजीम के अंदर अगर हमारी टोटल इनकम 7 लाख तक होती है तो हमें 87 की रिबेट मिलती है। और रिबेट कितनी मिलती है, जितना ही हमारा टैक्स आ रहा होगा उतनी ही, तो 40,000 की रिबेट मिली पूरी, जितना भी टैक्स आया था माइनस करा और आंसर आ गया नील। तो ऐसे करके यहाँ पे ड्यू टू 87 एक ही रिबेट हमारा न्यू रिजीम में पूरा टैक्स कितना हो गया खत्म, तो दोनों में कम क्या है नील, तो उसका आंसर क्या होगा नील। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हुआ। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है, मिस्टर एक्स हैड गिवन द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई ऑन रेंट। ठीक है, मिस्टर एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी। हमें देखा सर कितना रेंट आता है 70,000 का रेंट पे आता है पर मंथ, जो ने रेंट पे दी मिस्टर वाई, और जो एक सैलरीड पर्सन है। अब क्या इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट TDS ऑन सच रेंट बाय मिस्टर वाई, इफ यस तो व्हाट विल द अमाउंट ऑफ TDS। देखो क्या कह रहा है, मुझे पता है एक्स ने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी वाई को, अब इसके अगेंस्ट वाई ने रेंट पे करेंगे, तो पूछ रहा है जब वाई ने रेंट पे करेंगे तो क्या वाई को कोई TDS काट के पेमेंट करनी है या फिर पूरे की पेमेंट कर देंगे, हमें ये चीज पता लगानी है। अब से सबसे पहले मुझे बता, जब भी रेंट की बात आती है तो देखो जब भी रेंट की TDS और रेंट की बात आएगी तो 2 सेक्शन आपके दिमाग में आने चाहिए, एक तो 194I और एक 194IB। 194I क्या कहता है, बेसिकली कहता है कि 2 या फिर 10% की रेट से TDS कटेगा। लिमिट इसमें होती है 240 पूरे साल की मिला के।
तो 240 से ऊपर जाएगा तो टीडीएस कटेगा। बट इसमें एक चीज ध्यान देना, 194I इंडिविजुअल और एचयूएफ पे तभी लगेगा जब इंडिविजुअल एचयूएफ का कोई बिजनेस हो या फिर प्रोफेशन हो और जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 CR पार करे या 50 लाख को पार करे ग्रॉस रिसीव्स। बट क्योंकि वाई तो एक सैलरी पर्सन है, अब वाई का कोई बिजनेस या प्रोफेशन तो है नहीं, तो इसलिए वाई 194I में तो कवर नहीं होगा, ठीक है। बट एक सेक्शन और भी था सर 194IB, ये क्या कहता है कि जब किसी इंडिविजुअल एचयूएफ पे 194I ना लगे, 194I अप्लाई नहीं हो रहा, तो हमें वहां पे चेक करना है 194IB। ये कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो 50,000 पर मंथ से ज्यादा है तो उसका टीडीएस काट दो 2% के रेट से। सर हमारी प्रॉपर्टी का रेंट कितना था 70,000, इससे ज्यादा हो गया 50,000 से, तो यहाँ पे 194IB में टीडीएस कटेगा। कितना 70,000 इंटू 12, पूरे साल का रेंट कितना आ गया 8,40,000। इसका 2% निकालो तो आपको वाई को इतना टीडीएस काट के एक्स को बाकी की पेमेंट करनी है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। उसे टीडीएस काटना है, कितना काटना है 16,800 का, ठीक है। अब चलते हैं सर फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। सर मैंने पढ़ा था कि एक्स की एज कितनी है सर 60 ईयर्स है, और आपको एडवांस टैक्स के अंदर एक स्पेशल बात थी, आपको याद हो तो, अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 60 ईयर और मोर है, जिसकी एज 60 ईयर और मोर है, 60 साल या उससे ज्यादा एज है और उसकी कोई पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर उस पर्सन को एडवांस टैक्स पे करने की नीड नहीं होती। अब ऊपर वाले केस में मैंने पढ़ा मिस्टर एक्स है जिनकी एज 60 ईयर्स है और उनकी कोई पीजीबी इनकम तो थी नहीं, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी और अदर रिसोर्सेज थी, कोई पीजीबी इनकम तो नहीं थी, मतलब मिस्टर एक्स को एडवांस टैक्स पे करने की नीड है ही नहीं। तो देखो इसका आंसर होगा ये कि एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल नॉट अराइज। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स एक सीनियर सिटीजन है और उनकी कोई पीजीबी इनकम नहीं है, तो आंसर होगा ये। सब पहला क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो पहले में सिर्फ उन्होंने एक बात बोली कि वो सीनियर, कि वो नॉन रेजिडेंट है, सर वो नॉन रेजिडेंट तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। या उसने क्या कहा सर अराइज होगी क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी वाला ही सही है कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और उनकी कोई पीजीबी इनकम नहीं है, तो इसलिए उनकी कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। और देखो यहाँ जी मैंने स्पेशली नोट भी इसके लिए बनाया कि ये 60 ईयर और मोर हो, कोई पीजीबी इनकम ना हो, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई भी नीड नहीं होती। तो इस तरह हमने केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 19 भी कवर करा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।